गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भाषा क्या होती है, भाषा के भेद कितने हैं, फिर लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आदान प्रदान का मतलब है हम अपनी बातें, अपने विचार किसी को बता सकते हैं और दूसरे की बातों को, उनके विचारों को समझते हैं। मानव जीवन में भाषा का अत्यंत महत्व है। बिना भाषा के मनुष्य उस मूक पशु के समान है जिसे कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी खुशी हो, वह व्यक्त नहीं कर सकता, न किसी से बात कर सकता है। परंतु ईश्वर ने सबसे अच्छा उपहार मानव को दिया है कि वह बोल सकता है, बात कर सकता है, अपने भावों का आदान प्रदान कर सकता है, अपनी खुशी, दुख, सभी भावों को वह एक दूसरे को समझा सकता है। इसलिए भाषा वह मुख्य साधन है मानव जीवन में जो उसे ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप। मनुष्य यानी कि मनुष्य अपने विचारों को दो प्रकार से प्रकट कर सकता है, अर्थात भाषा के दो रूप मुख्य होते हैं। कौन कौन से? पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी मुंह से बोलना और लिखित यानी अपने भावों को, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना। सबसे पहले है मौखिक भाषा। भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात जब व्यक्ति अपने मुख से बोल करके अपनी बात कहता है एवं दूसरे की कही हुई बातों को अपने कानों से सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, मोबाइल या फ़ोन पे बातचीत करते हैं, तो वह मौखिक भाषा का ही रूप है। हम रेडियो पर या रिकॉर्डिंग के गाने सुनते हैं, वह भी मौखिक भाषा का ही रूप है। क्यों? उसमें कोई बोलता होता है और हम उससे सुनकर समझ रहे होते हैं। हमारी दादी, नानी, मम्मी, पापा जब हमें कोई कहानी सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं या अपनी पूर्व जिंदगी के बारे में बताते हैं, वह भी मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आता है। और इसके अलावा भी जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हुई विद्यालय में, डिबेट होता है, वह भी मौखिक भाषा का ही रूप है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर तथा दूसरे विचारों को सुनकर समझ सकते हैं। भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित भाषा, यानी भाषा के जिस रूप को लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। लिखित यानी लिखकर। जब हम अपने विचारों को अपनी डायरी के अंदर लिखते हैं, किसी को पत्र लिखते हैं, कोई निबंध लिखें या किसी की शिकायत करते हैं, ये सभी लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी रूप किसके अंतर्गत आते हैं? लिखित भाषा के अंतर्गत। यह वह भाषा होती है जिसमें अपने विचारों लिखते हैं और दूसरा भी उन लिखी हुई बातों को पढ़कर ही इन बातों को समझेगा, हमारे विचारों को समझ पाता है, उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। अब है हमारी राष्ट्रभाषा। हमने पढ़ा भाषा के दो रूप पढ़े, मौखिक और लिखित। अब देखिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। किसी भी देश की वह भाषा जहाँ पर रहने वाले व्यक्ति, नागरिक उस भाषा का अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, नेपाल।
और नेपाल में सबसे ज़्यादा नेपाली भाषा बोली जाती है, तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा नेपाली भाषा को बोलते हैं, तो वहाँ की राष्ट्रभाषा नेपाली हो गई। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उर्दू भाषा बोली जाती है, तो वहाँ की राष्ट्रभाषा उर्दू हो चुकी है। और हमारे देश भारत में भी सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ के 70% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी हो गई? हिंदी। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा, वह उस देश की वह भाषा जहाँ पर रहने वाले नागरिक उस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपने विचारों को समझने में, दूसरे विचारों को प्रकट करने के अंदर उस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं समझा भी दिया कि अधिकांश निवासियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। आज विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। हिंदी का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है अंग्रेजी भाषा का, यानी पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी भाषा प्रथम स्थान पे है। उसके बाद आती है हमारी देश की भाषा हिंदी भाषा, जो दूसरे स्थान पर आती है। अर्थात अंग्रेजी के बाद पूरे विश्व में हिंदी वह भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो भारत की संपर्क भाषा भी कौन सी हुई? हिंदी भाषा। संपर्क का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिकतर संपर्क करता है तो वह हिंदी भाषा में ही करता है। और पूरे विश्व की जो संपर्क भाषा है, पूरे विश्व की जो एक दूसरे के व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं, वह किस भाषा में करते हैं? अंग्रेजी भाषा में। इसके बाद देखिए राजभाषा। राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस राज्य में जिस भाषा में सबसे ज़्यादा कार्य किया जाता है वह उस राज्य की राजभाषा होती है। अर्थात देश के अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों में जिन जिन भाषाओं में उन राज्यों का कार्य किया जाता है वह उस राज्य की राजभाषा होती है। जैसे गुजरात में गुजराती भाषा में राजकार्य किया जाता है। हिंदी भाषा में तो किया जाता है, पूरे देश में हिंदी भाषा में तो राजकार्य किया जाता है, तो हिंदी तो सबकी राजभाषा हो गई। लेकिन अपने अपने राज्य के हिसाब से भी राजभाषाएं होती है। जैसे गुजरात में गुजराती हुई, पंजाब में पंजाबी हो गई, महाराष्ट्र में मराठी हुई, बंगाल में बंगाली भाषा हो गई। अर्थात कुछ ऐसी भाषाएं होती है जिस राज्य में रहने वाले लोग उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो उस राज्य में होने वाले अधिकतर कार्य उन भाषाओं में किए जाते हैं ताकि वहाँ के लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उसे राजभाषा कहा जाता है। अर्थात राज कार्य करने के लिए कार्यालयों में जो भाषाएं उपयोग ली जाती है, लोकल भाषा जो उपयोग ली जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। अब देखिए तीसरी है मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? हम सभी समझते हैं कि जिस भाषा को बालक यानी जो छोटा बालक होता है, जो जिस परिवार में बड़ा होता है और अपने परिवार में बड़े होते हुए अपनी माँ या परिवार के दूसरे सदस्यों से जो भाषा वह सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में कोई बालक है और वहाँ के परिवार की सिंधी भाषा बोली जाती है, तो वह बालक बचपन से ही बिना स्कूल गए हुए, बिना किसी टीचर से पढ़े हुए वह उस सिंधी भाषा को अच्छी तरह से सीख लेता है। क्योंकि जिस परिवार में उत्पन्न हुआ है, जिस परिवार में पालन पोषण किया जा रहा है, उस परिवार की मातृभाषा, उसकी माँ के द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सिंधी भाषा है। उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सिंधी भाषा है, इसलिए वह उसकी मातृभाषा हो गई। जैसे कोई बालक गुजराती परिवार में पालन पोषण किया जाता है किसी बालक का, तो गुजराती उसकी मातृभाषा हो जाती है, अर्थात अपनी माँ से वह सीखता है। यह तो हुई हमारी मातृभाषा। वैसे हमारे पूरे भारत देश में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
कुल 22 भाषाएं ऐसी है जो हमारे पूरे देश में बोली जाती है। जैसे मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, ठीक है, गोवा में कोंकणी, कश्मीर में कश्मीरी, बंगाल में उर्दू, केरल में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सभी भाषाओं को संविधान की भाषाओं में स्थान दिया गया है। दूसरा आता है हमारा लिपि। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग, अर्थात लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई चिन्ह होता है, उसे वर्ण कहते हैं, और इन वर्णों को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। अर्थात भाषाओं में जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को जिस तरह से लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। अधिकतर भाषाओं की लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। कहाँ से? बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अर्थात जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, वैसे यानी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, इस प्रकार। लेकिन संसार में कुछ भाषाएं ऐसी है जैसे फारसी लिपि, जिसमें उर्दू लिखी जाती है, उस लिपि में भाषा को दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है, यानी उल्टा, जिसे हम हिंदी लिखते हैं उसका उल्टा लिखा जाता है फारसी और उर्दू भाषा में। यानी फारसी जो लिपि होती है उसे दाएं से बाएं लिखा जाता है और बाकी सभी अधिकतर लिपियों को बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, संथाली, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है, और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं की लिपि रोमन है। दोनों की लिपियाँ अलग अलग है, लेकिन दोनों को लिखने का ढंग होता है बाएं से दाएं। लेकिन उर्दू, अरबी आदि भाषाओं की जो लिपि होती है, यानी फारसी लिपि होती है, उसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी। इस प्रकार एक बात और ध्यान योग्य है कि कंप्यूटर में जब देवनागरी लिपि का किसी भी लेख को हम किसी भी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है, देवनागरी लिपि, इसे एक वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि हिंदी के केवल जो वर्ण, स्वर और व्यंजन है, इनको सीखने पर हम प्रत्येक भाषा को आसानी से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। अब है व्याकरण। व्याकरण भाषा का बहुत ही मुख्य रूप होता है। बिना व्याकरण के ज्ञान के हमें भाषाओं का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। यानी भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि राम खाना खाती है। हाँ, बिल्कुल सही, राम खाना खाती है। अब इसका शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान हमें किससे होता है? व्याकरण से। क्यों? जैसे हमने लिखा राम के लिए खाती ही लिखा है। अब राम पुल्लिंग शब्द है और खाती ही क्रिया स्त्रीलिंग है, तो यह शुद्ध वाक्य हो गया। शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए था? कि राम खाना खाता है। इस प्रकार हमें क्रिया के लिंग के द्वारा शुद्ध अशुद्ध पहचानने का ज्ञान व्याकरण ही कहलाता है। इसलिए कहा जाता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण यानी ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। यह उस भाषा का रीढ़ की हड्डी के समान हम महत्व रखती है। तो भाषा के शुद्ध रूप को ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन किया।